नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 9 डॉक्टर्स की नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। इसमें भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को भी रखा गया है। यह कमेटी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के काम को आसान बनाने, डॉक्टर्स के रेस्ट करने की सुविधाएं मुहैया कराने पर भी सुझाव देगी। कमेटी को 3 हफ्ते में अपनी प्राइमरी रिपोर्ट और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ साथ कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद बर्बर हत्या के केस में भी आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम सवाल पूछे जिसका पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत ने पूछा, आखिर डॉक्टर की हत्या को सुसाइड का केस बताने की कोशिश क्यों हुई? इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में 15 घंटे का वक्त क्यों लगा? एफआईआर के लिए लड़की के पेरेंट्स की शिकायत का इंतजार क्यों किया गया? मर्डर हॉस्पिटल में हुआ था तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? पेरेंट्स को बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए 4 घंटे का इंतजार क्यों कराया गया? कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं की? लेडी डॉक्टर की आइडेंटिटी रिवील कैसे हुई? सोशल मीडिया पर डेड बॉडी की पिक्चर्स लीक किसने की? क्राइम सीन को सील करने के बजाय सेमिनार हॉल के करीब रेनोवेशन क्यों कराया गया? इस घटना से नाराज होकर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर हमला करने के लिए 7,000 लोगों की भीड़ कहां से आई? पुलिस हॉस्पिटल पर हमला करने वालों को रोक क्यों नहीं पाई? आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस से वो सारे सवाल पूछे जो आपके मन में है। इन सवालों के पश्चिम बंगाल की सरकार के पास जवाब नहीं थे। सरकार ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ममता की सरकार को क्या निर्देश दिए? देश भर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से कोर्ट ने क्या अपील की? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर्स ने कैसे रिएक्ट किया? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। इसके अलावा यह भी दिखाऊंगा कि आज ठाणे में 2 मासूम बच्चों के साथ हैवानियत करने के मामले में पब्लिक का गुस्सा पुलिस पर क्यों फूटा, और इस तरह के केसेस में अब जनता का सब्र बार बार क्यों टूट जाता है। हमारे सिस्टम में कहां कमी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं, आज कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार के बाद जघन्य हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, जितनी बर्बरता से डॉक्टर की हत्या हुई, इसने पूरे देश को हिला दिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बंगाल की सरकार, कोलकाता की पुलिस, आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल दहलाने वाली वारदात के बाद अपराधियों को पकड़ने के बजाय बंगाल की पुलिस लीपापोती में जुट गई। धरने पर बैठे डॉक्टर्स को डराया गया। हजारों की भीड़ हॉस्पिटल में दाखिल हो गई, तोड़फोड़ हुई और बंगाल की पुलिस तमाशबीन बनी रही, सब कुछ देखती रही। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का कॉग्निजेंस लिया क्योंकि सिर्फ कोलकाता का केस नहीं है, ये देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा मसला है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की अगली घटना के इंतजार में खामोश बैठा नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कई सख्त सवाल किए। पूछा, आखिर इस जघन्य वारदात की खबर पीड़िता के परिवार वालों को देर से क्यों दी गई? इस मामले को सुसाइड क्यों बताया गया? माता पिता को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई? डेड बॉडी माता पिता को काफी देर तक क्यों नहीं दिखाई गई? इस मामले के एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई और एफआईआर के लिए लेडी डॉक्टर के पेरेंट की शिकायत का इंतजार क्यों किया गया? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या किसी और ने
पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता रहा और ममता बनर्जी की सरकार के वकील कपिल सिब्बल बार बार यही कहते रहे कि कोलकाता पुलिस ने हर वो स्टेप उठाया जो इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी था। आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोर्ट ने पूछा अगर इरादा ठीक था तो एफआईआर दर्ज करने में 15 घंटे का वक्त क्यों लगा? कोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बर्ताव पर जताई। अदालत ने पूछा आखिर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे? उन्होंने खुद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? जिस प्रिंसिपल का व्यवहार संदेह के घेरे में है, उस प्रिंसिपल ने जब रिजाइन कर दिया था तो सरकार ने उनको दूसरे कॉलेज में ज्वाइन कराने में हड़बड़ी क्यों दिखाई? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आखिर रेप और बर्बरता की शिकार डॉक्टर की पहचान कैसे उजागर हो गई? इस बारे में कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने विक्टिम की पहचान उजागर करने के आरोप में 65 लोगों पर एफआईआर की है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हजारों की भीड़ हॉस्पिटल में घुस गई। यह कोलकाता पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। तुषार मेहता ने कहा बंगाल पुलिस के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार खुद एक आरोपी हैं। उनका नाम शारदा स्कैम में आया है, इसलिए उनको हटाया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है, यह नेशनल इंटरेस्ट का इशू है और वो इस मामले में किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 निर्देश दिए। पहला, लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के केस की जांच कर रही सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट 22 अगस्त को कोर्ट में पेश करे। दूसरा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भीड़ के हमले की जांच रिपोर्ट भी कोलकाता पुलिस उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। और तीसरा, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे स्टाफ को कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए स्थिति सामान्य होने तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को भी निर्देश दिया कि वो पुलिस के जरिए या किसी दूसरे तरीके से स्टेट पावर का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ न करे, क्योंकि इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ बोलना, अपनी नाराजगी जाहिर करना, प्रदर्शन करना डॉक्टर्स, वकीलों या समाज के किसी भी वर्ग का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हैवानियत का शिकार हुई बेटी के पिता ने संतोष जताया। उन्होंने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि अब इंसाफ जरूर मिलेगा। हम लोग एक ही बात बोलेंगे, हमारे संगे देश, पूरा देश है। अभी वर्ल्ड बेसिस आदमी ने भी विषय में जान गया है, इसलिए सबको इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जस्टिस हमको मिले, आप लोग भी कोशिश कर रहा है, इसलिए सबको हमको कृतज्ञता और क्या बोल सकते हैं। जिस पिता की बेटी के साथ इतना बर्बर अत्याचार हुआ हो, जिसकी मौत हो गई हो, वो और कह भी क्या सकता है, कर भी सकता है। उससे तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और बंगाल के दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर से आज अपील की कि वो हड़ताल खत्म कर दें, काम पर लौट आएं, लेकिन अभी आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक लेडी डॉक्टर के सभी हत्यारे पकड़े नहीं जाते, उन्हें सजा नहीं मिल जाती, तब तक इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी, वो काम पर नहीं लौटेंगे। सिर्फ सीआईएसएफ से सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कितना कॉलेज में आप दे पाएंगे सीआईएसएफ, कितना दिन वो रह पाएगा, ये तो क्वेश्चंस है। हम लोग का जो मांग है जस्टिस का मांग था। इस जो इंसिडेंट का घटना है, हम लोग का ये हाईली सस्पिशन है, मल्टीपल कल्प्रिट्स इन्वॉल्व है, प्लान हुए थे, किया गया है। तो इसमें जो 12 दिन हो गया और बाकी जो कल्प्रिट्स वो तो नहीं पकड़ा गया। हाँ, तो इधर तो खुलेआम में घूम रहा है, तो हम कैसे काम में जा सकते हैं? हम लोग का सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाई लोग को, हम दीदी लोग को बोलेंगे काम करने के जाने के लिए, क्योंकि कल भी और एक हादसा हो सकता है। हम लोग का
यही मांग है कि 9 अगस्त को ये घटना घटी है और आज 20 अगस्त है, 11 डेज हैव पास्ड, लेकिन अभी तक सीबीआई के वो तरफ से या कोलकाता पुलिस की तरफ से भी पहले से कोई भी हम लोगों को कुछ भी अभी तक मिला नहीं है। वी डोंट नो कि अभी तक क्या मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या हुआ है, तो वी नीड टू नो कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, दोषियों को पकड़ा गया कि नहीं, और पकड़ा गया भी है तो वो कौन है वो हम लोगों को वो बोले, ये हमारी मांग है। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से, कोलकाता की पुलिस से जो सवाल किए, उनके जवाब में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने यही कहा कि पुलिस ने पूरी ईमानदारी से जांच की, आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया और अब मामला सीबीआई के पास है। सीबीआई भी अब इस मामले में एक्शन में है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाला सिर्फ एक शख्स था या इस हैवानियत में और लोग भी शामिल हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने पकड़े गए शख्स संजय रॉय का मोबाइल खंगाला। पता लगा कि वारदात के बाद संजय रॉय ने अरूप दत्ता नाम के शख्स से कई बार बात की थी। अरूप दत्ता के बारे में पता चला कि वो कोलकाता पुलिस का एएसआई है, पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर भी है। आरोपी संजय रॉय अरूप दत्ता को ही रिपोर्ट करता था, उसी की बैरक में रहता था। वारदात के बाद संजय रॉय अरूप दत्ता के बैरक में जाकर रुका भी था, इसलिए आज सीबीआई ने अरूप दत्ता को भी पूछताछ के लिए बुलाया। जब अरूप दत्ता कोलकाता में सीबीआई ऑफिस पहुंचा तो मीडिया के कैमरे देखकर भागने लगा। आज सीबीआई ने कोलकाता के टाला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिजीत मंडल को भी पूछताछ के लिए बुलाया। वारदात इसी पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई थी, केस भी यहीं दर्ज हुआ था। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी आज फिर पूछताछ की। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले में सबसे बड़ा बदलाव यह दिख रहा है कि अब कोलकाता पुलिस भी संदीप घोष के खिलाफ एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, एक लड़की की पहचान उजागर करने के मामले में और दूसरी करप्शन के आरोपों को लेकर। इसलिए अब जैसे ही संदीप घोष सीबीआई की पूछताछ से छूटेंगे तो उन्हें कोलकाता पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। कोलकाता की पुलिस अब अपने दामन पर लगे दागों को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस पर इल्जाम है कि उसने आनंद फानन में लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम कराया और फिर डेड बॉडी परिवार वालों को सौंपकर उन पर बेटी का तुरंत अंतिम संस्कार कराने का प्रेशर डाला। जिस शमशान घाट पर लेडी डॉक्टर का दाह संस्कार हुआ, उसके केयरटेकर ने बताया कि सही है कि शमशान घाट पर भीड़ बढ़ रही थी। 2 डेड बॉडी पहले से अंतिम संस्कार के लिए आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार रोककर लेडी डॉक्टर का दाह संस्कार पहले करवाया। आप क्या बॉडी देखे थे? क्या चोट के निशान उनके गालों पे, होठों पे था? नहीं, थोड़ा नाखून का निशान शायद हो सकता है हम लोग को, और बॉडी तो पूरा पैकिंग था, थोड़ा मुंह खुला था और पूरा बॉडी तो हम लोग को खोलते नहीं। ऐसे भी उम्र में अच्छा छोटा है और पोस्टमार्टम बॉडी हम लोग खोलते नहीं है। पिता ने आरोप उठाया है कि पुलिस ने आप लोगों को जल्द से जल्द ये कमीशन करने के लिए कहा, क्योंकि उसके पहले भी 2 बॉडी और भी बॉडी 2 बॉडी थे, जलते जलते फिर 1 बॉडी आए थे। आदमी भी यहाँ बहुत माहौल कंजेस्टेड हो गया था। उसका पिताजी के हम देखे नहीं, लेकिन माताजी तो थे, माताजी मुँह का नहीं किया था, माताजी को हम देखे हैं, लेकिन पिताजी को हम देखे नहीं। तब माताजी भी अगर बोलते जे नहीं, जैसा नियम के माफिक है 2 बॉडी के पहले क्यों जला रहे, तो हम लोग जरूर उसका माता के लिए। पुलिस तो बोला है जल्दी करने के लिए, तो कानून व्यवस्था के लिए तो बोले है ना, और उसका माता पिता भी तो बोले नहीं कुछ जल्दी का हो रहा है। इस बीच बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संतोष जताया। गवर्नर आनंद बोस आज दिल्ली में थे। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राजभवन में डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन भी शुरू की, जिसमें कोई भी उन्हें फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इस हेल्पलाइन से पहला फोन कोलकाता की लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को किया, उन्हें इंसाफ दिलाने में पूरी मदद का भरोसा दिलाया।
इसके बाद गवर्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे देश को राहत मिली है। अब कम से कम ममता बनर्जी ये तो मान लें कि उनके राज में सब कुछ ठीक नहीं है। पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट की घोषणाएं सुनकर राहत महसूस की है। याद रखिए कि हर पाप का एक माजी होता है और हर पापी का एक मुस्तकबिल होता है। अगर ममता बनर्जी सुन रही हैं, तो वो कृपया हाथ उठाएं। जिस तरह से कोलकाता की मासूम बेटी के साथ बर्बरता से, जुल्म से पूरा देश हिल गया, आज उसी दर्द की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार से वही सवाल पूछे जो पब्लिक के मन में है। कोर्ट ने भी जघन्य अपराध को लेकर वही संवेदना दिखाई जो लोगों के मन में है। कोर्ट के कमेंट्स में पुलिस की लापरवाही को लेकर वही गुस्सा झलका जो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स की जुबान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। लोगों को लगेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है, सीबीआई से रिपोर्ट मांग रहा है, तो फिर इंसाफ तो मिलेगा। अब ममता बनर्जी के ऊपर भी प्रेशर है, वो प्रेशर अब दिखाई भी दे रहा है। कोलकाता पुलिस अब तक जिस संदीप घोष का नाम तक लेने से कतरा रही थी, अब पुलिस उसी पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ एक के बाद एक केसेस दर्ज कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के असर का पहला सबूत है। और अब सीबीआई जिस तेजी से इस घिनौने और भयानक अपराध में शामिल लोगों की एक एक कड़ी जोड़ रही है, उससे लगता है कि सारी हकीकत जल्दी ही सामने आएगी। हालांकि सीबीआई के पास अब सिर्फ 36 घंटे का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरी रिपोर्ट सौंपनी है। इतने कम वक्त में सीबीआई पूरी सच्चाई का पता लगा लेगी, ये उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन 22 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं को जवाब जरूर मिल जाएगा जो बार बार पूछ रहे हैं कि अब सीबीआई बताए उसने 5 दिन की जांच में क्या किया, क्या पता लगाया। कोलकाता पुलिस की जांच में कौन सी खामियां देखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कहा कि बंगाल के केस को आइसोलेटेड केस की तरह नहीं देखना चाहिए। इस केस से यह उजागर हो गया कि हमारे डॉक्टर्स कैसी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में कितनी गड़बड़ी है। इसलिए इस केस से सबक लेकर उन सारी खामियों को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। कोलकाता केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स देश की लाइफलाइन है। डॉक्टर्स की सुरक्षा मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल में काम करने लायक सुविधाएं मिलनी चाहिए, यह जरूरी है। लेकिन फिलहाल देश के डॉक्टर्स को न तो पर्याप्त फैसिलिटीज मिल रही हैं, न उनकी सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टर्स को लंबी शिफ्ट्स में काम करना पड़ रहा है और सरकारें उनको पूरी सुविधाएं देने में नाकाम रही हैं। इसलिए वो इस मसले का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तलाशने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। अदालत ने डॉक्टर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फैसिलिटीज के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स में नेवी मेडिकल सर्विसेज की चीफ सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, हैदराबाद के एआईजी हॉस्पिटल्स ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास, बेंगलुरु के निमहंस की डायरेक्टर प्रतिमा मूर्ति, एम्स जोधपुर के डायरेक्टर डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सौमित्र रावत, बीडी शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अनीता सक्सेना, मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर पल्लवी सप्ले और एम्स में न्यूरोलॉजी के डॉक्टर रह चुकी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव को रखा गया है। इस नेशनल टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ इग्नोमिक्स के प्रेसिडेंट को भी शामिल किया गया है। इस टास्क फोर्स को अगले 3 हफ्ते में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नेशनल टास्क फोर्स डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर अपने सुझावों की फाइनल रिपोर्ट 2 महीने में अदालत को सौंप दे। जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की डिमांड पर विचार करने और सुझाव देने के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया तो डॉक्टर्स ने खुशी जताई।
दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक लेटर जारी किया और कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद वो अपनी हड़ताल खत्म कर रहे हैं। हालांकि बाद में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सफाई दी, इस मामले में कुछ गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने हड़ताल खत्म नहीं की है और वो अभी भी आर्जिकल हॉस्पिटल के अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संतोष जताते हुए उम्मीद जताई कि अब उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकलेगा। एक जो चीज़ जो हमें बहुत अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ टॉकिंग कम्प्लीटली ऑन ग्राउंड रियलिटी। हाँ जी, जो ये बात कर रहे हैं पूरे ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड है। जो इन्होंने हाईलाइट किया कि ना हमारे पास वॉशरूम्स होते हैं, इट इज़ ये सही है कि एक ही वॉशरूम होता है पूरे उस फ्लोर पे उस डिपार्टमेंट के लिए। आईसीयू में बहुत मतलब मारपीट होती है, वार्ड्स में होती है जहाँ पे पेशेंट्स क्रिटिकली इल होते हैं, क्योंकि लोगों में वो डर नहीं है कि अगर कुछ उनके साथ कुछ होगा, क्योंकि वो मानते हैं कि डॉक्टर है, इनको मारपीट कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है वो बहुत सही बोला है कि वी आर मोस्ट वनरेबल। हमारे लिए मेरे कोई सोचता नहीं हमें पीटने से पहले, तो हम ये वेलकम करते हैं जो उन्होंने बोला है। हमारी पूरी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से ही थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो भी मतलब फैसला सुना रहे हैं वो हमारे पक्ष में। इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जो एविडेंसेस के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जिससे कि जो विक्टिम है उनको मतलब कि न्याय मिलने में हो सकता है कि दिक्कत आए, उस पर भी वो संज्ञान ले और उस पर भी अपना कुछ कमेंट्स ज़रूर कहें, ताकि जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है, जिस तरह की तानाशाही वहाँ चल रही है, वहाँ अपनी ममता अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खुद खड़ी होगी। ये क्या कार्टून चल रहा है, उस पर भी वो ज़रूर कुछ संज्ञान ले। यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डॉक्टर्स बहुत मिसमैच्ड है, ये बात तो है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है और दिल्ली में स्पेशली या फिर सभी जगह रूरल एरियाज़ में जहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, तो एक बेटर फैसिलिटीज़ और बेटर डॉक्टर्स की उम्मीद में लोग पूरे भारत देश से आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तो है कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डॉक्टर्स बहुत मिसमैच्ड है। उसमें भी हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। डॉक्टर्स की ये सारी प्रॉब्लम जेन्युइन है। हमारे डॉक्टर्स किन कंडीशंस में काम करते हैं ये देखना भी ज़रूरी है। मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स को देश के कई बड़े हॉस्पिटल्स पे भेजा। दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद और पटना में बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स के लिए क्या इंतजामात हैं, इस पर हमारे संवाददाताओं ने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं वो वाकई में चौंकाने वाली हैं। आपको कुछ हॉस्पिटल का हाल दिखा देता हूं, समय सीमित है। हमारे संवाददाता पवन नारा दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे। इस हॉस्पिटल में हर दिन लगभग 6000 पेशेंट्स इलाज के लिए आते हैं। पवन नारा ने बताया इतने बड़े हॉस्पिटल में न तो मेल और फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग रेस्टरूम है, जो कॉमन रेस्टरूम है उसमें कुछ बेड तो पड़े हैं लेकिन उन पर बिस्तर नहीं है। कॉमन टॉयलेट है और वो भी ऐसा कि कोई उसका इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचे। इस वक्त हम जीटीबी हॉस्पिटल में हम और ये एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का रेस्टरूम है जहां सभी डॉक्टर्स आराम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक पुरानी सीट्स दिखाई देंगी, 2 बेड हैं, यहीं पर लंबी शिफ्ट चलती है तो डॉक्टर्स रेस्ट कर रहे हों। यहाँ एक वॉशरूम है, अगर आप आएंगे तो नॉट यूजेबल है। ये वॉशरूम जो है दरवाजे की हालत बता रही है, तो इसको यूज नहीं करते, बंद कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ साफ नहीं होगा तो डॉक्टर बैठ नहीं पाएंगे। लॉक की स्थिति आप देख लीजिए, लॉक टूटा हुआ है, स्टेपल करके लॉक को हटाया गया है। डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। सर, हम आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं कितने घंटे की शिफ्ट होती है और इस कमरे में किसी गिवन टाइम में कितने डॉक्टर्स रहते हैं? हमारे पास गिवन टाइम 4 से 5 डॉक्टर्स होते हैं, उनमें से 2 से 3 डॉक्टर्स की 24 आवर्स की शिफ्ट होती है और बाकी जो 2 डॉक्टर्स हैं उनकी 16 आवर्स की शिफ्ट। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सभी एनेस्थीसिया वाले यहीं आराम करते हैं। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब, और अब वर्किंग कंडीशन पे बात हो रही है, तो किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी मांग क्या है? तो थोड़ा वॉशरूम बेटर हो जाए। वॉशरूम हम यूज ही नहीं कर पाते यहाँ का। पीछे एक कॉमन वॉशरूम है जो कि सारे डॉक्टर्स और स्टाफ सब यूज करता है, तो वो ही इकलौता वॉशरूम है यहाँ पे। दूसरा, इस कमरे में भी इसकी भी बहुत बड़ी हालत रहती है, ऊपर से पानी टपकता रहता है कभी कभी और दरवाजे सही से लॉक नहीं हो पाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम है। तो सरकारी अस्पताल में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि बेडशीट नहीं है, बेड कवर नहीं है। डॉक्टरों की जरा रेस्ट रूम का हालात देख लीजिए, इनका ये बेड का गद्दा फटा हुआ है, यहीं पे डॉक्टर्स के रखे हैं बैग। दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में भी सरकारी हॉस्पिटल का हाल बुरा है।
हैदराबाद का उस्मानिया हॉस्पिटल निजाम के जमाने का बना हुआ है और साउथ इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। इस हॉस्पिटल में करीब 3000 मरीज रोज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन हैदराबाद के इतने बड़े हॉस्पिटल में भी जूनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स के रेस्टरूम का हाल आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जब हमारी संवाददाता सुरेखा को हॉस्पिटल के रेस्टरूम में मौजूद डॉक्टर्स ने बताया, यहां आराम करना तो दूर, बैठने की जगह मिलना भी मुश्किल होता है। हम इस वक्त हैदराबाद के जाने माने और सबसे पुराने उस्मानिया अस्पताल में है और यहाँ पर जो इंटर्न्स का रूम है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं यही इंटर्न्स का रूम है। यहाँ पर कोई जेंडर को लेकर कोई अलग ये नहीं दिख रहा है कि फीमेल के लिए अलग रूम्स है या मेल के लिए अलग रूम्स है, यही रूम्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बदतर हालात में ये बेड दिख रहे हैं और यहाँ पर बेडशीट तक जो है फटे हुए दिख रहे हैं। और ऐसे ही हालात में यहाँ पर 36 घंटे की जो ड्यूटी करने की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंटर्न्स कर रहे हैं, उसके बाद अगर उस बीच में अगर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए आते हैं तो इन हालातों में उनको यहाँ पर सोना पड़ रहा है। ये 2 बाथरूम्स हैं और बहुत ही गंदे और एक तरीके से कह सकते हैं कि बदबूदार बाथरूम्स है जैसे सरकारी अस्पताल के होते हैं, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ऐसी ही सुविधा जो है वो यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप देख सकते हो यहाँ का अकोमोडेशन उतना अच्छा नहीं है और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं, चूहे बिल्ली और भी आते हैं। एक दिन मैं वहाँ पे उस बेड पे सो रही थी और मेरे को 3 to 4 आवर्स स्लीप मिलेगी पर नाइट और उस टाइम एक बिल्ली आके फेस के ऊपर जंप कर रही थी। और यहाँ पे अब जैसे लड़के और लड़कियों के लिए सिर्फ ये एक ही प्लेस है और अगर उस अंदर बेड को एक्सेस करना है तो 3 लोगों के ऊपर जंप करके जाना पड़ता है और कभी कभी रातों में वो भी नहीं मिलता और समर्स में फैन काफी नहीं रहते और कूलर सिर्फ वहाँ पे है तो उन 2-3 बेड्स को हवा मिलती है और बाकी हम सब जिस पसीने में सोते हैं। मरीजों से नहीं बट मरीजों की अटेंडर से बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अभी कैजुअलिटी से आ रही हूँ, वो हम पे चिल्लाते हैं, हम बहुत अंडरस्टाफ्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब पेशेंट को करेक्टली टाइम पे नहीं दे सकते तो वो हम पे चिल्लाते हैं, हमें धमकी भी देते हैं कभी कभी। ऐसी रिपोर्ट्स बिहार के, पंजाब के, यूपी के हॉस्पिटल से मिली। समय होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन ये बात सही है कि अगर डॉक्टर्स आवाज ना उठाते, सड़कों पर प्रोटेस्ट न करते, तो कोर्ट का और सरकार का ध्यान कभी इस बात पर नहीं जाता कि डॉक्टर्स किस तरह की कंडीशंस में काम करते हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में प्रॉपर रेस्टरूम्स नहीं है, कहीं बेड नहीं है तो कहीं पर्दे नहीं है। लड़कियों को भी ऐसे ही हालात में रहना और सोना पड़ता है। मेल और फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स भी नहीं है, कहीं गंदगी है तो कहीं भयानक गर्मी होती है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सीसीटीवी कैमरे नहीं है। हालांकि मैं कहूंगा कि सारे हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं मिले, पर ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स का यही हाल है। उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाई है वो इन सब बातों पर ध्यान देगी और डॉक्टर्स की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कुछ प्रैक्टिकल सुझाव देगी। इस पूरे प्रोटेस्ट का एक और पहलू है, वो है इलाज के अभाव में तड़पते मरीज। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल्स में बुरा हाल है। पिछले 2 दिन में मेरी जानकारी में 3 ऐसे केसेस आए हैं जहां मरीज को आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत है, लेकिन आईसीयू में डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा। इमरजेंसी फेस करने वाले मरीजों की तादाद तो और भी ज्यादा है। इसीलिए डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट की अपील मान लेनी चाहिए, अपना प्रोटेस्ट खत्म करके हॉस्पिटल्स में लौटना चाहिए। देश भर में लाखों मरीज इलाज के इंतजार में हैं, तड़प रहे हैं। उनका ध्यान रखना, उनका ट्रीटमेंट करना हमारे डॉक्टर्स की जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र में भी जमकर हंगामा हुआ। ठाणे में 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ स्कूल में हुए सेक्सुअल असॉल्ट का मामला आज सामने आया। क्योंकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की, इससे नाराज हजारों लोग सड़कों पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक को जाम कर दिया। करीब 8 घंटे तक लोकल ट्रेन रुकी रही। इस रूट से गुजरने वाली ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अफसर दिन भर प्रदर्शनकारियों को मनाने में लगे रहे, लेकिन बार बार अपील के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शन करने वालों को रेलवे ट्रैक से हटाया।
इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया। देर तक चले हंगामे के बाद शाम 6 बजे पुलिस ने रेलवे ट्रैक को खाली कराया, लेकिन 8 घंटे चले इस प्रोटेस्ट की वजह से लोकल से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीआरपी कमिश्नर रविंद्र शिसवे ने कहा कि रेलवे ट्रैक खाली करा लिया गया है और अब ट्रेन की आवाजाही फिर से बहाल कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर लोगों का गुस्सा इस कदर क्यों भड़का, हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर क्यों उतरे। असल में मामला 12 और 13 अगस्त का है। बदलापुर के एक फेमस स्कूल में 2 बच्चों के साथ वहीं पर काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी ने घिनौनी हरकत की। इन मासूम बच्चों की उम्र महज 3-4 साल की है। वारदात के बाद डरी सहमी एक बच्ची ने स्कूल जाने से मना कर दिया। स्कूल जाने की बात कहने पर रोने लगी। बच्ची के पेरेंट्स ने जब दूसरी बच्ची के पेरेंट्स से बात की तो उसने भी कहा कि बच्ची स्कूल जाने से डर रही है। इसके बाद पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर के पास ले गए। मेडिकल जांच में पता चला कि बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इसके बाद बच्चों के पेरेंट्स एफआईआर दर्ज कराने के लिए बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन गए। पेरेंट्स का आरोप है कि पुलिस ने उनका केस दर्ज नहीं किया। पॉक्सो का मामला होने से बावजूद पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 12 घंटे तक उन्हें बच्चों के साथ थाने में बैठना पड़ा। जब इलाके के लोग जुटने लगे, प्रेशर बना तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इस केस में स्कूल मैनेजमेंट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। 4 दिन तक स्कूल मैनेजमेंट इस घटना पर चुप्पी साधे रहा। स्कूल में लगे कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जांच के नाम पर 1 हफ्ता बीत गया। इसके बाद पुलिस और स्कूल के रवैये से नाराज पेरेंट्स ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर आज बदलापुर बंद का ऐलान किया। बड़ी संख्या में लोग पेरेंट्स के साथ जुड़ गए। स्कूल के सामने प्रोटेस्ट हुआ। मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान ही भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने स्कूल पर हमला कर दिया और स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ की। मामले को गंभीरता से लिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अपने मिनिस्टर गिरीश महाजन को मौके पर भेजा। गिरीश महाजन ने रेलवे ट्रैक पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्हें सरकार की तरफ से लिए गए एक्शन के बारे में बताया, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों की मांग है कि आरोपी को वहीं लाया जाए और उनके सामने सजाए मौत दी जाए। इस मीटिंग के बाद गिरीश महाजन ने कहा, सरकार जो कर सकती थी वो कर चुकी है। आरोपी को इस तरह तुरंत फांसी की सजा तो नहीं दी जा सकती। ये न तो सरकार के बस में है और न कानून की इजाजत देता है। गिरीश महाजन ने कहा कि वो प्रदर्शन करने वालों के बीच कुछ राजनीतिक दलों के लोग घुस गए हैं, उनको जानते हैं। ये लोग इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हल निकलेगा, हर समस्या का हल होता है। अभी देखो 6 घंटे से आंदोलन चल रहा है। इतना टाइम में पूरी रेल रुकी हुई है। बच्चों का विषय है, मरीजों का है। अभी मैं क्या बताऊं, यहाँ जो बोर्ड लेके खड़े हैं तो ये कौन सा है? ये कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड रही है। बाजी लाड़की बहन के बोर्ड लेके यहाँ खड़े हो गए हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। माननीय देवेंद्र जी ने कह दिया है एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जो स्कूल के मुख्याध्यापक थे, उनको प्रिंसिपल थे, उनको सस्पेंड कर दिया है और 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। फास्ट ट्रैक में कोर्ट डाल दिया गया है। उनके जिन्होंने डिले किया उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के इंस्पेक्टर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सभी मांगे जो है वो पूरी की, लेकिन अभी ये लोग कहते हैं उसको यहाँ लाके यही मार डालो। तो ऐसा कोई हमारे कानून में प्रावधान नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा नहीं थमा। लोग आरोपी को तुरंत सजा देने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने सड़क पर आगजनी की। हजारों की संख्या में जमा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को टीयर गैस के शेल्स छोड़े। पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाया तो प्रदर्शनकारी बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए।
वहां पहुंचकर भीड़ ने पथराव किया। रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। रेल प्रशासन के अफसर, स्थानीय प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। कुछ लोग हाथ में फांसी का फंदा लेकर पहुंचे थे और आरोपी को सरेआम फांसी देने की मांग कर रहे थे। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, जबकि पीड़ितों को इंसाफ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाओं ने कहा, आज ये 2 बच्चों के साथ हुआ, कल और भी बच्चों के साथ हो सकता है, इसलिए अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आरोपी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए नजीर बन जाए। आरोपी को सुरक्षा दे रहे, आप आरोपी को खाना खिला रहे, और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको पुलिस स्टेशन पे बिठा कर रखा। उनको देखा नहीं है, उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे। और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे, चाय पिला रहे, प्रशासन है। और अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप क्यों उतर रहे हैं, आप क्यों उतर रहे हैं, लाठीचार्ज होगा। अरे हमारी बेटी भी जा रही है ना, छोटी बेबी है, बेटी छोटी बेटी है, सब बच्चों सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको फांसी दो। महाराष्ट्र सरकार ने इधर मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाली, मैं बोलता हूँ वो योजना रद्द करो और मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, उसकी जो बेटी है उसकी रक्षा करो, उसकी योजना निकालो। सबको प्रोटेक्शन है, लेकिन सामान्य प्रोटेक्शन नहीं है। स्कूल में छोटे बच्चे के लिए कितने नियम होते हैं, स्कूल पे जल्दी आना, जल्दी नहीं आए तो भेज देते तुरंत बाहर, फिर एक मिनट और अत्याचार हो रहा है, तो अभी क्यों नहीं निर्णय ले रहे आप? जैसा हैदराबाद में तो कोई ऑफिसर था, वो लड़की का रेप करके पेट्रोल पंप के बाजू में उसको जलाया था और वो सर ने शूट किया था, वो शूट होना चाहिए अभी के अभी। जिधर ऐसा कांड होता है उधर ही फांसी लगा दो, क्योंकि आगे ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, पब्लिक के हवाले छोड़ दो। लोगों की भावनाएं समझी जा सकती हैं, उनका गुस्सा समझा जा सकता है। हालांकि इस मामले को महाराष्ट्र सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एसआईटी बनाने का ऐलान किया है। आईजी रैंक की अफसर आरती सिंह एसआईटी को लीड करेंगी। देवेंद्र फडणवीस के ऑर्डर के बाद बदलापुर ईस्ट पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने भरोसा दिया कि आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से सीनियर लॉयर उज्जवल निकम को अपॉइंट किया गया है। जिस स्कूल में घटना हुई उसके प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 2 कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह घटना बेहद गंभीर है, किसी भी हालत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। सरकार ने तेजी से एक्शन तो लिया, लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने इसे लेकर शिंदे सरकार पर जमकर हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसी घटना किसी भी राज्य में हो उसकी निंदा होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन इसके तुरंत बाद ही ठाकरे ने कहा, शिंदे सरकार लाडली बहन योजना में व्यस्त है, लेकिन छोटी छोटी बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रही। उद्धव ठाकरे ने कहा, उनकी सरकार महिला सुरक्षा के लिए शक्ति बिल लाई थी, लेकिन शिंदे सरकार उसे दबाकर बैठी है। अगर ये कानून बन जाता तो ऐसे आरोपियों को
जल्द सजा मिलने का रास्ता साफ हो जाता। बदलापूरमध्ये जी दुर्दैवी घटना घडलेली आहे, बदलापुर में जो हुआ वो दुखद है। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ लाडली बहन योजना लाती है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को ही सुरक्षित नहीं रख पाती। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटना किसी भी राज्य या शहर में हो तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। ऐसे मामलों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मैंने सुना है बदलापुर में जो पकड़ा गया है वो बीजेपी से जुड़ा है। अगर ऐसा है तो क्या उसे भी निबंध लिखवाकर छोड़ दिया जाएगा, जैसे पुणे में हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में आरोपियों को जल्द सजा मिले, इसके लिए हमारी सरकार शक्ति बिल लाई थी, लेकिन गद्दारों ने हमारी सरकार गिरा दी। अब जो सरकार है वो लाडली बहना योजना का प्रचार कर रही है, लेकिन इस बिल को लटकाए हुए है। इस बिल को पास कराना अब शिंदे सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपी को सजा दिलाने की मांग की। इसके बाद विजय वडेट्टीवार ने भी सियासी बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने में देरी इसलिए की क्योंकि ये स्कूल सत्ता में बैठे लोगों से जुड़ा है। नहीं, ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग की आज कानून सुव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक संस्था विशिष्ट लोगों की थी, विशिष्ट विचारों से थी, सत्ताधारियों से जुड़ी थी। इसीलिए कार्रवाई के लिए वहां पे दिरंगाई की गई, समय निकाला गया और आज जो स्थिति निर्माण हुई उसके लिए ये पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है। इसको तुरंत सस्पेंड करे। बदलापुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, दुखद है। क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस इशू पर राजनीति भी हो रही है और विरोधी दलों के नेताओं को सवाल उठाने का अधिकार भी है। पब्लिक का गुस्सा भी जायज है। छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ कोई वैसी घिनौनी हरकत करे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन कोई भी पुलिस किसी अपराधी को भीड़ के हवाले नहीं कर सकती। सजा देना अदालत का काम है। सरकार ने लापरवाही करने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, एसआईटी बनाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल का भरोसा दिलाया है। लेकिन जनता को लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी कई कई साल लग जाते हैं। एक बार मामला कोर्ट में गया तो अपराधी के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। तरह तरह से ट्रायल को डिले किया जाता है। एक कोर्ट से सजा मिलती है तो ऊपर की कोर्ट में अपील की जाती है, तारीख पर तारीख पड़ती है और सजा मिलने में बहुत देर हो जाती है। इसका एक उदाहरण आज ही देखने को मिला। अजमेर में सेक्स ब्लैकमेलिंग रैकेट के केस में अपराधियों को सजा दिलाने में 32 साल लग गए। अजमेर में लड़कियों को ब्लैकमेल करके गैंगरेप के केस में 32 साल के बाद आज लोअर कोर्ट ने 6 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह मामला 1992 का है, 1992 का। 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया था। लड़कियों को नशीली चीज खिलाकर उनके साथ गैंग रेप किया गया था। फिर उनकी न्यूड फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और महीनों तक गैंग रेप किया जाता रहा। उस वक्त कुछ लड़कियों ने पुलिस से शिकायत की, कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा लड़कियों को धमकियां मिलने लगी तो ज्यादातर लड़कियां खामोश हो गईं। लेकिन कुछ दिन के बाद एक कलर लैब से लड़कियों की फोटो लीक हो गई, हंगामा मच गया। फिर कुछ लड़कियों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने बयान दिया, केस दर्ज हुआ और 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। आज 32 साल बाद इसी केस के 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सुहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 6 दोषियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने 24 साल पहले सन 2000 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन मुजरिमों की सजा को कम करके 10 साल कर दिया था। ये सभी मुजरिम सजा काटकर जेल से बाहर आ चुके हैं। अब उसी केस में ट्रायल कोर्ट ने बाकी 6 आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कौन सोच सकता है कि मासूम लड़कियों के साथ जो अपराध हुआ उसके सबूत थे, गवाह थे, तस्वीरें थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट का फैसला आने में 32 साल लग गए। उस समय मैं मुंबई में एक अखबार में काम करता था और इस केस को मैंने ध्यान से देखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 32 साल लग जाएंगे। अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हो सकता है फाइनल फैसला आते आते पूरी जिंदगी निकल जाए। इंसाफ के लिए इतना लंबा इंतजार ही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सब जानते हैं हमारे देश में इंसाफ मिलने में बहुत देर लगती है। एवरेज देखें तो ट्रायल कोर्ट में एक केस में फैसला आने में 13 साल से ज्यादा लग जाते हैं। पिछले साल लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बताया था कि 25 हाई कोर्ट्स में 61 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरे लोअर कोर्ट्स को मिला लें तो करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। इसीलिए लोगों को गुस्सा आता है, वो सड़कों पर उतरते हैं, कानून हाथ में लेते हैं। इसलिए चाहे जो भी करना पड़े, बेटियों के साथ जो भी अपराध होते हैं, जो बर्बरता होती है, उन केसेस में तो जल्दी फैसला आना ही चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी न्याय दें, अपील पर सुनवाई जल्दी हो, केसेस को टालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक्शन हो, अपराधियों में कानून का डर पैदा हो, तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों का कानून और अदालत पर भरोसा बढ़ेगा। हरियाणा में असेंबली इलेक्शन के ऐलान के साथ ही अब एक पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। करनाल में कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें हरियाणा सरकार के मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा कैंपेन पर निशाना साधा गया है। करनाल में जो पोस्टर्स लगे हैं उनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध को मुद्दा बनाया गया है। पूरे करनाल में जगह जगह लगे इन पोस्टर्स में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर है और नीचे लिखा है मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। इसमें एक लाइन जोड़ दी गई है, नॉन स्टॉप महिला अत्याचार। नोट करने वाली बात यह कि इन पोस्टर्स में कहीं भी यह नहीं लिखा ये किसने छपाए और किसने लगवाए। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी के नेताओं ने कहा अगर यह काम कांग्रेस का है तो खुलकर सामने आए। नियम के मुताबिक प्रिंटर का नाम और जारी करने वाले संगठन का नाम छापा जाना चाहिए, फिर जवाब दिया जाएगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा यह उन लोगों की हरकत है जिनमें सामने आकर दो दो हाथ करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए चुपके चुपके चोरी चोरी पोस्टर लगा रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि सामने आकर बात करें, क्योंकि सामने आकर बात करेंगे तो इनका हिसाब भी खोला जाएगा। इनको बताया जाएगा कि तुम्हारे राज में कितने कितने जुल्म हुए, तुमने क्या क्या किया। तुम्हारी माँ ने दूध पिया है तो अपने नाम से छापो। ये चुपके 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 तुम्हारे में दम नहीं है। मरी हुई कौम हो, दम है तो नाम से छापो। आओ सामने मैदान में, हम तो खड़े हैं, बताएंगे, जनता फैसला करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इन पोस्टर से पल्ला झाड़ लिया। रणदीप सुरजेवाला ने तो कह दिया कि यह काम बीजेपी का ही है, बीजेपी खुद ही इस तरह की हरकत करती है, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाकर शोर मचाती है। लेकिन अब जनता इस तरह की चालों में नहीं फंसेगी। किसी नेता के बारे में, चाहे वो हमारा विरोधी भी हो, कुछ गलत या नकारात्मक बात कहना उचित नहीं। वैसे भी ये कांग्रेस के लोग नहीं हैं कोई, बीजेपी आप पर बीजेपी खुद के ऊपर ही क्या है, बीजेपी इस प्रकार के षड्यंत्र करती है। खुद वो कालिक फेंक कर और खुद वो रोते। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, हमारा और उनका यही चरित्र और चेहरे में अंतर है। इस बात पर यकीन करना तो मुश्किल है कि बीजेपी अपने खिलाफ ही पोस्टर लगवाएगी और फिर शोर मचाएगी। क्योंकि हरियाणा में आचार संहिता लागू है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि पोस्टर किसने छापे और किसने लगवाए, क्योंकि पोस्टर में यह जानकारी नहीं दी गई है जो देना कानूनी तौर पर जरूरी होता है। केंद्र सरकार में बड़े पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों के अपॉइंटमेंट्स पर आज रोक लगा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के फैसले को वापस ले लिया। यूपीएससी ने 17 अगस्त को
लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके जरिए जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अफसरों की भर्ती होनी थी। इन भर्तियों में आरक्षण लागू नहीं था। इसी बात को मुद्दा बनाया गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा, प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटर एंट्री में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत लागू होने चाहिए, इसलिए इसे कैंसिल किया जाए। सरकार के इस फैसले का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार चाहती है कि लेटर एंट्री वाले अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन को फॉलो किया जाए, इसलिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कांग्रेस इसे लेकर लगातार हाय तौबा मचा रही है, उसी कांग्रेस की सरकार में लेटर एंट्री में आरक्षण के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया था। लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। अब कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के नेता दावा करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने उनके दबाव में आकर फैसला किया। मोदी सरकार लेटर एंट्री के जरिए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह कि लेटर एंट्री कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकारों के वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विमल जालान, रघुराम राजन, नंदन लीलकेनी, एनके सिंह, कौशिक बसु से लेकर अरविंद विरमानी और वी कृष्णामूर्ति तक तमाम लोगों की भर्ती लेटर एंट्री से ही हुई थी। उस वक्त भी रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया था। फिर सवाल यह है कि मोदी सरकार ने लेटर एंट्री का फैसला वापस क्यों लिया? इसकी दो वजह हैं। एक तो 2022 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला किया था कि अगर 45 दिन से ज्यादा वक्त के लिए कोई भी सरकारी भर्ती होती है या कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जाती है तो उसमें रिजर्वेशन लागू होगा। इस बार भर्तियों का जो विज्ञापन जारी हुआ वो इस नियम के खिलाफ था। और दूसरी वजह सहयोगी दलों का विरोध। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लेटर एंट्री को फिलहाल रोकने का निर्देश दिया।